अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग करके दिल्ली की सियासत के सरताज बने और खुद को कट्टर ईमानदार बताया। लेकिन अब लगता है कि पिक्चर बदल गई है। दिल्ली चुनाव में केजरीवाल के भ्रष्टाचार का जो ट्रेलर बीजेपी ने दिखाया था, सीएजी रिपोर्ट को दिल्ली विधानसभा में रखकर उसका बड़ा टीजर भी यह कहकर जारी कर दिया कि पिक्चर तो अभी बाकी है। बीजेपी ने केजरीवाल पर सीएजी की रिपोर्ट को दबाने का आरोप लगाया और कहा कि बेईमानों की पोल खुल गई है। तो आम आदमी पार्टी कह रही है कि नई शराब नीति लाकर उनकी सरकार ने रेवेन्यू ही बढ़ाया। आवाज अड्डा में आज करेंगे इसी पर चर्चा और इस पर चर्चा के कई सारे बिंदु होंगे कि वाकई ये घोटाला इतना बड़ा है जिसके आधार पर आगे चलकर अरविंद केजरीवाल को कानूनी शिकंजे में फंसना पड़ सकता है, या फिर भाजपा इसे सिर्फ राजनीतिक हथियार बना करके समय समय पर अरविंद केजरीवाल को घेरने की कोशिश करती रहेगी। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण रॉय और चर्चा में हमारे साथ जुड़ेंगे विशेष मेहमान। लेकिन चर्चा की शुरुआत करूं इससे पहले ये जान लेना बेहद ज़रूरी है कि आखिर इस सीएजी की रिपोर्ट में क्या कुछ खास कहा गया है। तो उसकी मुख्य बातें आपके सामने रखता हूं। सबसे बड़ी बात यहाँ कही गई है कि शराब नीति जो बनाई गई, इसकी वजह से दिल्ली सरकार को 2002 करोड़ रुपए का राजस्व का घाटा हुआ है। कैसे घाटा हुआ अब देखिए, आगे आपको बताया जाएगा। इसमें सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह कही गई है कि जो लाइसेंस दिया गया शराब के ठेके खोलने के लिए होलसेलर्स के लिए, उस लाइसेंस के में नियमों की अनदेखी की गई। लाइसेंस के लिए जिन लोगों ने आवेदन किया उसकी स्क्रीनिंग तक यहाँ पे नहीं की गई। अब तीसरा जो सबसे बड़ा खुलासा किया गया है, उसके मुताबिक ये कहा गया है कि होलसेलर के लिए जो मार्जिन तय किया जाना था, उस मार्जिन को बढ़ा दिया गया और कीमतें तय करने का कोई पारदर्शी तरीका नहीं रखा गया। चौथा जो बड़ा खुलासा किया गया सीएजी की रिपोर्ट में, वो ये है कि जब ये नीति बनाई जा रही थी तो एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई गई थी। एक्सपर्ट कमेटी ने जो सुझाव दिए थे नीति बनाते वक्त, उन सुझावों की अनदेखी की गई। क्यों अनदेखी की गई? जब ऑडिटर ने पूछा रिपोर्ट तैयार करते वक्त तो उनको इसकी जानकारी भी नहीं दी गई। दूसरा कि पारदर्शिता की काफ़ी ज़्यादा कमी थी, जांच पड़ताल कम पड़े, क्योंकि कौन से शराब आती है, उसके क्वालिटी कैसे थे, इन सब के स्टैंडर्ड जो जांचने के तरीके थे, उसमें काफ़ी ज़्यादा ढिलाई बढ़ती गई। जो छठवां खुलासा किया गया वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसमें यह कहा गया कि जिस तरीके से नीति के तहत तो कहा गया कि मोनोपोली नहीं रहेगी, एक ही आदमी होलसेलर, एक ही आदमी रिटेलर, ऐसा नहीं होगा। लेकिन जब इस पॉलिसी को लागू की गई तो इससे जुड़े हुए नियम को ताक पर रखा गया। पता चला कि एक ही आदमी होलसेलर है, एक ही आदमी कई सारे ठेके ले रखा है। ये इस नीति की सबसे बड़ी कमजोरी निकल कर आई, जो सीएजी ने अपनी रिपोर्ट में कहा है। सातवां कि कई सारी दुकानें ऐसे खुल गई जो नियमों को ताक पर रखकर खोली गई, या फिर कहें कि अवैध तरीके से दुकानें खोल दी गई। एक और जो महत्वपूर्ण बात कही गई है इस पूरे रिपोर्ट में, इसके मुताबिक कि शराब की जो कीमतें तय की जानी थी उसका एक सेलिंग प्राइस तो तय कर दिया गया, लेकिन वो कीमतें किस आधार पर तय करेंगे, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है, दूसरे राज्यों में उसे कीमत क्या है, इन सब की कोई जांच पड़ताल नहीं की गई। जो कीमत तय कर दिया मैन्युफैक्चरर ने, जो कीमत तय कर दिया होलसेलर ने, उसी पर भरोसा कर लिया गया आंख बंद करके। ये भी सीएजी रिपोर्ट में बहुत महत्वपूर्ण कहा गया। चौथी बात कि सीएजी की रिपोर्ट में कहा गया है कि टेस्टिंग के नियमों की अनदेखी की गई। दरअसल इसका एक नियम होता है, क्वालिटी स्टैंडर्ड होता है, बीआईएस से सर्टिफिकेशन लेना होता है, उन सबको बहुत हद तक पालन नहीं किया गया। ये भी अपने आप में बड़ा ही संजीदा मामला था। एक जो सबसे बड़ी बात कि अवैध व्यापार पर कड़ाई नहीं की गई, यानी जो रेवेन्यू आना था हर बोतल के बेचने के आधार पर, उसके नियमों को बहुत सख्ती से पालन नहीं किया गया, जिसकी वजह से बेचते थे ज़्यादा, ड्यूटी चुकाते थे कम के ऊपर। तो ये एक बड़ा आरोप यहाँ पे लगाया गया है और इन्हीं सारे आरोपों के आधार पर कहा गया कि 2002 करोड़ रुपए का पूरा नुकसान हुआ। हालांकि 2002 करोड़ पूछते हैं कैसे हुआ, उसके 4 अलग अलग हेड बताए गए हैं। जैसे कि लाइसेंस सरेंडर करने के एवज में कई कंपनियों ने लाइसेंस सरेंडर कर दिया, जिसकी वजह से उनको दोबारा टेंडर जारी करना चाहिए था, नहीं किया गया, लाइसेंस नहीं दिया गया, जिसकी वजह से 890 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। ऐसे क्षेत्र में लाइसेंस शराब के ठेके खोलने की इजाज़त दे दी गई जहां पे इसकी इजाज़त थी ही नहीं, और इसकी वजह से 941 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। लाइसेंस फी माफ़ कर दिया गया कोविड के दौरान, जिसकी वजह से 144 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। सिक्योरिटी डिपॉजिट के मामले में गड़बड़ी की गई, जिसकी वजह से 27 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। इस पूरे गणित के आधार पर सीएजी कह रही है कि 2002 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। लेकिन इस गणित में जो तथ्य रखे गए हैं वो तथ्य वाकई कितने कह सकते हैं सख्त हैं, जिसके आधार पर आगे चलकर कानून शिकंजा यहाँ पे कसा जा सकता है। इसी पर करेंगे आज आवाज अड्डा में खास चर्चा, और इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ेंगे खास मेहमान, और इसमें बीजेपी के प्रवक्ता राजीव जेटली जी हैं, साथ ही साथ आम आदमी पार्टी प्रवक्ता निवान शर्मा होंगे। दिल्ली सरकार
में पूर्व कैबिनेट सेक्रेटरी रह चुके उमेश सहगल होंगे, वरिष्ठ पत्रकार और सत्य हिंदी के फाउंडर आशुतोष होंगे और वरिष्ठ पत्रकार हर्षवर्धन त्रिपाठी होंगे। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में और आप सभी को मेरा नमस्कार। सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगा आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता से। क्या लगता है इस पूरी रिपोर्ट को पढ़ने के बाद, आपको लगता है कि जो जिस तरीके का आरोप भाजपा लगा रही थी नेवान शर्मा, वो आरोप अब कह सकते हैं कि ऑथेंटिकेट होता दिख रहा है, आधिकारिक तौर पर ये आरोप सही साबित होते दिख रहे हैं? नेवान शर्मा। देखिए लक्ष्मण जी, बहुत बहुत नमस्कार। और दूसरी बात, अभी हम डिबेट की शुरुआत कर रहे हैं, उससे पहले मैं एक चीज आपको ये कहना चाहता हूँ कि मेरी रिक्वेस्ट है कि ये डिबेट जो आप कर रहे हैं, क्योंकि आप बहुत तथ्यों के साथ डिबेट करते हैं और आपका शो जो है बहुत समझदार लोग देखते हैं, बहुत पढ़े लिखे लोग देखते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ तथ्यों पे बात हो, इधर उधर की कहानीबाजी ना हो, इधर उधर के कोई ये ऐसी बातें ना हो जिनका आपने सही कहा। मैं भी यही चाहता हूँ कि हमारे इस डिबेट में तथ्यों के आधार पर बात हो, सिर्फ और सिर्फ सीएजी रिपोर्ट में जो बातें कही गई हैं उस पर चर्चा हो। और मैंने भी, हमारी रिसर्च टीम ने भी, और मैंने खुद सीएजी रिपोर्ट कई घंटे तक पढ़ा है, तो मुझे भी तथ्य से मैं भी काफी ज्यादा वाकिफ हो चुका हूं। तो आप चिंता ना करें, तथ्य से हम लोग नहीं भटकेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरी बात, जहां तक आपने कहा कि क्या जो बीजेपी आरोप लगाती है वो ऑथेंटिकेट होते हैं, मैं आपको उसमें एक चीज ये कहना चाहता हूं कि जो बीजेपी आरोप लगाती है उसे तो छोड़ दीजिए। जो हम कह रहे हैं कि हमने जो शराब नीति हम लेकर आए थे वो दिल्ली का जो खजाना था उसमें वृद्धि करने के लिए थी, और जो बीजेपी का करप्शन था उसको खत्म करने के लिए थी, वो ऑथेंटिकेट करती है ये सीएजी रिपोर्ट। सीएजी रिपोर्ट का क्या कहना है? और मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछता हूं, और मैं बीजेपी जो प्रवक्ता उनसे भी क्वेश्चन पूछता हूं। इन्होंने कहा कि 2000 करोड़ रुपए का लॉस हो गया दिल्ली सरकार को हमारी नीति की वजह से। मैं पूरे डिबेट में इंतजार करूंगा कि ये समझा दें कि कैसे 2000 करोड़ रुपए का लॉस हो गया जो हमारी नीति आई। एक छोटा सा फिगर मैं आपके सामने रख के इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। 2020 के अंदर जो शराब नीति थी उसके तहत दिल्ली सरकार को 4108 करोड़ रुपए का जो है वो मुनाफा हुआ था 2020 में। 2021-22 में जब ये हमने पॉलिसी इंप्लीमेंट कर दी, उसके बाद 5487 करोड़ का था, और उसके बाद नेक्स्ट ईयर में 6830 करोड़ रुपए का था। तो 2000 करोड़ रुपए का 4168 से लेकर 6830 तक 2000 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ कि घाटा हुआ? मुझे पूरी डिबेट में बस आप ये समझा दीजिएगा कि किस तरह से 2000 करोड़ रुपए का घाटा हुआ। और दूसरी बात, मुझे लगता है कि इस सीएजी रिपोर्ट को पूरा बाइफरकेट करके देखना चाहिए आपको। इसके अंदर जो 7 पहले पेज हैं वो पेज बताते हैं जो पुरानी पॉलिसी थी और उसके अंदर जो खामियां थी। हम खुद बोलते थे कि पुरानी पॉलिसी के अंदर खामियां हैं, इसी वजह से नई पॉलिसी बनाई गई थी। और 8वां पेज जो है वो ये बताता है कि नई पॉलिसी के आने की वजह से क्या क्या सुधार हो सकते थे, जिस वजह से जो है 2000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। मतलब हमारी जो पॉलिसी बनाई हुई थी अगर वो इंप्लीमेंटेड रहती तो मुनाफा भी होता और जो इरेगुलरिटीज थी वो भी खत्म होती। तो ये सीएजी रिपोर्ट ये बताती है कि किसकी वजह से दिल्ली को 2000 करोड़ रुपए का घाटा भी हुआ, भ्रष्टाचार भी हुआ और इरेगुलरिटीज भी हुई। वो हुई एलजी साहब की वजह से, वो हुई सीबीआई की वजह से, वो हुई ईडी की वजह से, जिन लोगों ने भय बनाकर और झूठे फर्जी केस लगाकर नई पॉलिसी को इंप्लीमेंट नहीं होने दिया। इसके अंदर तथ्यों के साथ आप मुझे गलत साबित कर दीजिए, मैं तथ्य बाय तथ्य, पॉइंट बाय पॉइंट आपके हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हूं जो भी सीएजी रिपोर्ट में है। आज जो सीएजी रिपोर्ट आई है उससे यह साबित हो गया है जो ये 2 साल से झूठी कहानियां देश को सुना रहे थे वो पूरी तरह इनका प्रपंच था और इनका राजनीतिक और इनका मकसद था केवल और केवल हमें बदनाम करना। इनके पास ना शराब घोटाले में आज तक कुछ मिला है, ना हजारों। आपने जो कहा बड़ी अच्छी बात कही कि आप तथ्य के आधार पर बात करेंगे। मैं तथ्य के आधार पर ही कहना चाहूंगा थोड़ा सा। हालांकि राजीव जेटली जी हैं जो खुद काफी तथ्यों के आधार पर बात करने वाले प्रवक्ता हैं और बहुत ही तार्किक बातें करते हैं, उनके पास मैं आऊँगा। लेकिन एक बात मैं साफ कर दूं कि सीएजी की रिपोर्ट में कहीं ये नहीं कहा गया है कि ये जो नुकसान हुआ है ये एलजी की वजह से हुआ है या फिर सीबीआई की वजह से हुआ है, क्यों हुआ है, कैसे हुआ नुकसान, उसका पूरा आकलन दिया है, हमने भी पढ़ा है और राजीव जेटली जी इसका जवाब देंगे। लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूँ कि दोनों पक्षों के बड़े नेताओं के जो बयान आए वो सुनवा दूँ, फिर मैं राजीव जेटली जी के पास जाऊँ। अगर दिल्ली में कोई शराब का दलाल है तो वो केजरीवाल है, और ये रिपोर्ट बता रही है कि कैसे 2002.68 करोड़ का रेवेन्यू लॉस दिल्ली की सरकार को किया गया।
ये तो रेवेन्यू लॉस है दिल्ली की सरकार का। अभी वो भ्रष्टाचार का पैसा अलग है जो उन्होंने लूटा है, कि दिल्ली को लूटने का, बर्बाद करने का काम, शराब घोटाले में दलाली खाने का काम अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह और आम आदमी पार्टी ने किया है, और जिनको जवाब देना पड़ेगा। बड़ी डिटेल में, मतलब एक एक पॉइंट पे सीएजी रिपोर्ट में कहा गया है कि आपने ये कहा, ये जैसे एक्सपर्ट्स की राय मांगी गई, क्या नीति बदलनी चाहिए, एक्सपर्ट्स ने राय दे दी अपनी, वो राय को उठा के कूड़े में गया मनीष सिसोदिया द्वारा, और उसकी आड़ में अपनी चोरी, अपनी काले कर्मों को छुपाने के लिए दिल्ली की विधानसभा में जिस तरह का यह हंगामा कर रहे हैं, वो सीधा सीधा दिखाता है कि ये उस सच्चाई से भागना चाहते हैं जिसका सामना अब इनको करना पड़ेगा। आम आदमी पार्टी की सरकार ने लगातार बार बार ओल्ड एक्साइज पॉलिसी में हो रहे भ्रष्टाचार को दिल्ली वालों के सामने रखा कि किस तरह से ओल्ड एक्साइज पॉलिसी में शराब के दाम को इन्फ्लेट किया जाता था, किस तरह से लिकर मैन्युफैक्चरर्स ज्यादा मुनाफा कमाते थे गलत दाम बताकर। आम आदमी पार्टी की सरकार ने बार बार बताया कि किस तरह से ओल्ड एक्साइज पॉलिसी में हो रहे भ्रष्टाचार की वजह से हरियाणा से, यूपी से स्मगल होके शराब दिल्ली में आती रही, और आज आम आदमी पार्टी सरकार की इस बात पर सीएजी की इस रिपोर्ट ने मोहर लगा दी है। राजीव जेटली जी, आपने सुन लिया, आतिशी कह रही थी कि हमने तो पॉलिसी इसलिए लाई थी कि पुरानी पॉलिसी में काफ़ी ज़्यादा गड़बड़ झाला था, उसको ठीक करके नई पॉलिसी लाएगी। और अभी नेवान शर्मा कह रहे थे कि इस नई पॉलिसी से फ़ायदा हुआ, नुकसान नहीं हुआ। अगर आप लोग दबाव नहीं डालते, पॉलिसी जारी रहती तो हमें फ़ायदा ही होता। लक्ष्मण जी, मैं थोड़ा सा अलग हटके करूंगा आज। मैं बिल्कुल, आपने कहा, इन्होंने कहा सबसे पहले कि तथ्यों के ऊपर डिस्कशन करना, तो आपका पैकेट शायद देखा नहीं होगा जिसके ऊपर तथ्य ही तथ्य थे, तथ्य के अलावा कुछ था ही नहीं। एक एक बात आपने कितने विस्तार से रखी, कहां कहां पर कितना कितना ग्रांट दिया, कितनी छूट दी, कहां कौन से लाइसेंस सरेंडर हुए, कितना नुकसान कहां हुआ, एक एक की रिपोर्ट के अंदर है। और कैग की रिपोर्ट ने बड़ा स्पष्ट रूप से बताया किस किस तरीके के कंप्रोमाइज किए गए। और तो और एक बड़ी बात जोन सी है, जो आपस का जो बेनिफिशियरी है, मतलब जो ठेकेदार थे, वो पॉलिसी बनाने का रास्ता बता रहे थे आम आदमी पार्टी को कि पॉलिसी कैसे बनानी है। जैसा जैसा वो रास्ता बता रहे थे वैसी वैसी पॉलिसी ड्राफ्ट होती चली जा रही थी। 10 साल तक कैग की रिपोर्ट को छुपा करके रखा गया। अगर इतनी अच्छी रिपोर्ट थी, इतनी अच्छी बेहतर इन्होंने पॉलिसी बनाई थी, तो वो टेबल क्यों नहीं करी इन्होंने विधानसभा के अंदर? विधानसभा में एक बार भी रिपोर्ट टेबल नहीं की गई। तो इसीलिए मैं तथ्यों से अलग हटते हुए एक बात बोलना चाहूंगा। आम आदमी पार्टी को अगर अच्छी तरह से डिफाइन करना है तो मुझे लगता है शोले का जो वो डायलॉग है ना, मौसी वाला, मौसी जी लड़का करता क्या है, वो बिल्कुल अच्छी तरह इनके ऊपर फिट बैठता है कि लड़के के ऊपर अगर बच्चों का बोझ आएगा तो काम करना भी शुरू कर देगा। वो आपने देखा होगा डायलॉग। तो इसका मतलब वो काम नहीं करता? अरे नहीं नहीं, काम भी करता है लड़का, क्योंकि वो खेलने जाता है तो जीत करके भी आता है। सुनिए, जीत कर भी आता है, और रोज रोज तो जीता नहीं जाता, रोज रोज तो जीता नहीं जाता, रोज रोज तो जीता नहीं जाता। और कभी कभी जीता केवल इसलिए, देखिए मैंने आपको पूरा मौका दिया और आपने भी तथ्य कर दिया था, और तथ्य शायद आपने देखे ही नहीं। मैं आऊंगा कैग की रिपोर्ट पर, मैं आ रहा हूँ कैग की रिपोर्ट पर, कैग की रिपोर्ट पर आ रहा हूँ। अरे भाई नहीं, ऐसे नहीं, प्लीज ऐसे नहीं। आपको डिफाइन करने का तरीका बता रहा हूं, इससे बेहतर तरीका नहीं हो सकता कि लड़का जो है वो जुआ तभी खेलता है जब वो शराब पी लेता है। लड़का जुआ तभी खेलता है जब वो शराब पी लेता है। तो इस तरीके से आपको डिफाइन किया जा सकता है, क्योंकि अगर आपके गहराई में जाकर कोई आदमी, कोई अगर गहराई में अगर कोई जाकर के चेक करेगा ना आपको, गहराई में जा, अरे मैं सीएजी रिपोर्ट तो वो है जिसको आपने छुपा करके रखा 10 साल तक। इससे बड़ा, हाँ, इससे ज्यादा तथ्य तो, इससे बड़ा तथ्य तो कोई हो ही नहीं सकता
कि 10 साल तक आप घबराते रहे कि अगर हमने ये रिपोर्ट सामने रख दी तो हम जनता को क्या जवाब देंगे, हम मुंह कैसे दिखाएंगे, हम स्कूल के उन बच्चों को क्या बच्चों के, अरे सुन तो लीजिए यार, ये देखो बीच में गुजरात में नहीं है, आप पहले बोल लीजिए और थोड़ा सा 10 मिनट और 5 मिनट ले लो, उसके बाद में 5 मिनट ना और 5 मिनट ले लीजिए, मैं फिर उसके बाद बोल लेंगे, फिर आपके पास आऊंगा, या तो मुझे बोलने दीजिए जवान जी, आपके पास आऊंगा मैं, अगर इतना एक घंटा सुनूंगा, एक घंटा सुनूंगा, आज सीएजी पे बात करें। अरे शर्मा जी ये डिबेट ही ना होती, ये डिबेट ही ना होती आज, अगर आपने क्या की रिपोर्ट रख दी होती। आपको जो टीवी पे बैठने को मौका मिला है ना, वो इसीलिए मिला है क्योंकि आपके नेताओं ने भ्रष्टाचार किया, इसीलिए आज आप उसको डिफाइन कर रहे हैं, आपको दुनिया देख रही है। लेकिन अगर आपने ये ना किया होता तो आज टीवी पे ना बैठे होते। अब मैं सर 2000 करोड़ का लॉट कैसे हुआ सर? बोलते हैं ये आम आदमी पार्टी। अब आप सुनिए यार, आपको जनता ने नकार दिया है, इस बात को एक्सेप्ट कर लीजिए, और मैं कहता हूँ टीवी पे दोनों हाथ जोड़ के माफी मांगिए, दिल्ली के बच्चों से माफी मांगिए, दिल्ली के मंदिरों से माफी मांगिए, जिस मंदिर प्रेमाइसिस के अंदर आपने ठेके खोले थे उन बच्चों से माफी मांगिए, जिनके स्कूल के बाहर आपने ठेके खोल दिए थे, उन लोगों से माफी मांगिए, उन लोगों से माफी मांगिए जो 20-30 ml पीते होंगे, जिनको 2-2 बोतल आपने हाथ में थमा दी थी 1+1 की थ्योरी के तहत। और तथ्य में मैं इसलिए क्यों नहीं जा रहा अभी, क्योंकि आपने जिस तरीके से 941 सुन तो लिया, ये कोई तरीका नहीं है, ये कोई तरीका नहीं है, ये कोई तरीका नहीं है। आप बोलोगे तो मैं ऐसे बीच में बोलता चला जाऊं, बताइए। मैं कह रहा हूं तथ्यों पे मैं इसलिए नहीं जा रहा क्योंकि आपने इतने अच्छे तरीके से दिखाया 941 करोड़ कहां पर कम हुए, 141 करोड़ का कैसे लॉस हुआ, दिल्ली के अंदर कैसे आपने कोविड के टाइम पे लोगों को जो फी माफ कर दी, आपकी कौन सी रिश्तेदारी थी उन ठेकेदारों से, आपको उनकी चिंता क्यों थी जब आप कह रहे गवर्नमेंट पॉलिसी से हम बाहर निकल के हम प्राइवेट हो गए, हमने प्राइवेट वेंडर को इनवाइट कर लिया। अरे भाई जब आपने प्राइवेट वेंडर को इनवाइट कर लिया तो आप ये सोचिए कि आपने उन प्राइवेट वेंडरों को कंपेंसेशन क्यों दिया। भाई दिल्ली सरकार को जो पैसा मिल रहा है वो आप उन वेंडर्स को क्यों दे रहे हैं। लोग शराब कम पिए ज्यादा पिए उसकी भी आपने मॉनिटरिंग कर रखी थी कि बोला अगर कम पिएंगे तो हम आपको पैसा दे देंगे। राजीव जी ये सारे सवाल लेके मैं निवान शर्मा जी के पास जाऊंगा। एक मिनट बाकी मेहमानों को जोड़ लूं इस डिबेट में, फिर मैं आप लोगों के पास आऊंगा। उमेश सहगल साहब हैं जो कि पूर्व कैबिनेट सेक्रेटरी हैं, दिल्ली सरकार में रह चुके हैं। सहगल साहब, इस रिपोर्ट की मोटी मोटी बातें तो आपने देख ली होगी, ये क्या लगता है कि इस रिपोर्ट के आधार पर बात आगे कहाँ तक पहुँचेगी? लेकिन थोड़ा सा मैं चाहूँगा प्रक्रिया पहले समझाए कि रिपोर्ट पेश होने के बाद आगे क्या होता है, क्या सब विकल्प होते हैं इस रिपोर्ट पर एक्शन लेने के? देखिए, तो सबसे पहली चीज तो यह है कि रिपोर्ट क्यों बनती है और कैसे बनती है। ये सीएजी जो है ये कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है, कॉन्स्टिट्यूशन में सीएजी क्रिएट किया गया, वह बिल्कुल टोटली इंडिपेंडेंट अथॉरिटी है, उसकी सारी अपॉइंटमेंट्स वगैरह सीएजी करते हैं। सीएजी सुप्रीम कोर्ट की तरह अलग अथॉरिटी है, सरकार के बाहर है। तो उनका एक बेसिक काम ये है कि एक तो जीएफआर जो जनरल फाइनेंशियल रूल्स बने हुए हैं गवर्नमेंट के वो फॉलो हों, दूसरा ये है कि जिसने जितना बजट जिस तरीके से पास किया गया उस तरीके से बजट स्पेंड भी हो, और उसको करने के लिए उनके पास पूरी शक्तियां हैं। उनका जनरली एक इंस्पेक्शन होता है, उनके अपने आते हैं अकाउंटेंट, सारे हर फाइल उनको दिखानी पड़ती है, हर फाइल उनको दिखाते हैं, वो इंस्पेक्ट करते हैं। उसके बाद अगर उनको कोई खामी मिलती है तो उस पर एक नोट बनाते हैं, नोट बना के विभाग को भेज देते हैं, विभाग से जवाब मांगते हैं, विभाग का जवाब आता है उनके पास, उसके ऊपर अगर वो जवाब से सेटिस्फाई हो जाते हैं, अगर विभाग उनको सेटिस्फाई कर देता है तो वो उसको ड्रॉप कर देते हैं, नहीं तो उस पर एक पैरा बना देते हैं। पैरा बना के इनको ऑडिट पैरास बोलते हैं, पैरा बना के भी डिपार्टमेंट के पास भेज देते हैं कि ये हमारा पैरा है, वी प्रपोज टू इंक्लूड इट, इसको हम इंक्लूड करेंगे जो हम रिपोर्ट असेंबली में देंगे। तो उस पैरे के ऊपर भी कमेंट्स लेते हैं। उसके बाद हाईएस्ट अथॉरिटीज जो होती हैं वो उसको देखती हैं और पैरे को मंजूर करती हैं या ड्रॉप कर देती हैं। तो एक बहुत बड़ी प्रक्रिया है जिसके बाद ये पैरा बनता है, फाइलों से शुरू होता है और उसके बाद डिस्कशंस होती हैं और उसके बाद पूरा मौका दिया जाता है विभाग को कि आप इसको जस्टिफाई करिए। तो जो पैरा में एक चीज आ जाती है तो उसकी एक सैंक्टिटी होती है। अब वो असेंबली में इसलिए जाती है क्योंकि असेंबली ने ही बजट पास किया होता है और असेंबली की ड्यूटी है जानना कि राइट है जानना कि उसको बजट को किस तरीके से स्पेंड किया गया। पहली तो चीज ये होगी। दूसरा ये है कि जो फाइनेंशियल रूल्स हैं, एक जीएफआर बना हुआ है जिससे सब बाउंड होते हैं। पीडब्ल्यूडी में पीडब्ल्यूडी कोड है, बाकी हर विभाग जनरल फाइनेंशियल रूल से बंधित रहता है, वो फाइनेंशियल रूल्स को फॉलो करना पड़ता है। उसमें एक बेसिक फाइनेंशियल रूल मान लीजिए ये है कि आप कॉम्पिटिटिव बिड्स मंगवाइए। अगर आपको कोई टेंडर देना है या वर्क अवार्ड करना है
मैं इस समय शराब की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जनरल बात कर रहा हूँ, तो आप उसके टेंडर ओपन टेंडर मंगवाइए। अगर आपने ओपन टेंडर नहीं मंगवा सकते तो बताइए क्यों नहीं मंगवाए। तो ये वगैरह वगैरह ये चीजें होती हैं, उसमें लिखी होती है, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। तो जब रिपोर्ट आती है तो उसमें ये भी अंदाजा लगा देते हैं कि कितना नुकसान हुआ, कितना फायदा हुआ। नुकसान फायदे का ये नहीं होता कि हमारी एक्स्ट्रा इनकम आ गई कि नहीं आई, क्योंकि अगर आप टैक्स बढ़ा दोगे, मान लीजिए हम इनकम टैक्स हमने 20% बढ़ा दिया और आपकी इनकम 10 साल बढ़ गई, 10% बढ़ गई, तो 10% का लॉस हुआ ना। तो इसी तरह अगर शराब पे, जिस तरह जिन स्टेट्स में प्रोहिबिशन है वहां तो जीरो आ रहा है शराब का, तो आपका क्या कहेंगे, पिछले साल 2000 करोड़ आया था, इस दफा 2000 करोड़ का लॉस हो गया। उसको लॉस और गेन नहीं माना जाता। लॉस और गेन उसको सीएजी मानते हैं जो कि नई पॉलिसी के मुताबिक या नई स्कीम के मुताबिक होना चाहिए था, वो नहीं हुआ। वो अब नहीं हुआ, और वो क्यों नहीं हुआ, वो क्यों नहीं हुआ, इसका जवाब उनके वो नहीं देते। वो हुआ नहीं हुआ वो बता देते हैं कि ये होना चाहिए था, ये नहीं हुआ। और वो इसलिए नहीं हुआ कि आपने, जिसे आपने अभी बताया कि यहाँ दुकानें खोल दी जो कि अलाउड नहीं था, उन दुकानों में जाके 900 करोड़ का लॉस हो गया। देखिए एक सेकंड चीज भी है कि वहां पे जो सेल होनी थी 900 करोड़ की, जो सरकार को आनी थी, वो 900 करोड़ की सेल यहाँ चली गई ना, जिन एरिया में दुकानें चल रही थी। तो वो जो वहां जो दुकानें चला रहे थे नहीं, प्रॉफिट हो गया। रोकूंगा चूंकि पूर्व अधिकारी हैं, मैं फैक्चुअली करेक्ट कर दूं कि ये इसलिए नहीं 900 करोड़ का नुकसान बता रहे हैं कि दुकानें यहाँ नहीं वहां चली गई, वहां तो हो जाता है, इसलिए 900 करोड़ का नुकसान बता रहे हैं। चूंकि नॉन कन्फर्म एरिया होता है, जोन होता है, जो आप जानते ही होंगे, जो दिल्ली मास्टर प्लान के हिसाब से कई सारे इलाके हैं जहां पे शराब की दुकानें खोलने की छूट नहीं दी गई थी। अब इन्होंने कहा ये कि लाइसेंस जब जारी कर रहे थे, टेंडर डॉक्यूमेंट, तो कहा कि आप ऐसे इलाकों में भी शराब की दुकान खोल सकते हैं बशर्ते कि आपको संबंधित अथॉरिटी अलाउ कर दे। अब लाइसेंस दे दिया बगैर संबंधित अथॉरिटी के मंजूरी के। यही सीएजी रिपोर्ट यहाँ पर हाईलाइट किया, मैंने पूरी रिपोर्ट पढ़ी है। डीडीए ने अथॉरिटी मंजूरी नहीं दी, एमसीडी ने मंजूरी नहीं दी, आपने लाइसेंस दे दिया, लाइसेंस फिर भी आपने उससे ले लिया। जब मामला जब दुकान खोलने गए तो डीडीए बोला भाई यहाँ कहाँ दुकान खोलने चले आए हो, ये तो एरिया है नहीं जी दुकान खोल सकते हो। तो बगैर इन सब चीज़ों को देखे लाइसेंस दे दिया और वो लाइसेंस फी जो है आपको वापस करना पड़ गया। ये नुकसान का आकलन सीएजी यहाँ पे बता रही है। इस